नमस्कार साथियों, आपकी पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन स्वरूप। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, आज मैं उसी मुद्दे पर आपके समक्ष एक तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। मुद्दा है कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 30 जनवरी 2023 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में ये कहा गया कि उन्होंने हिंसा देखी है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी चूँकि देश में हिंसा फैलाते हैं, अतः वो हिंसा का वो दर्द महसूस नहीं कर सकते जो उन्होंने महसूस किया है। साथियों, मैं राहुल गांधी के इस झूठ को और अब उनके खुद के परिवार द्वारा कराई गई हिंसा और निर्दोष नागरिकों का करा गया नरसंहार जेनोसाइड का पूरा विवरण आज आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस के इन भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी से कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमान राहुल गांधी जी, क्या आपको ये शर्म नहीं आती कि आज आप श्रीनगर जैसे सामरिक रूप से संवेदनशील जगह पर खड़े होकर उस पड़ोसी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं, जो एक आतंक की फैक्ट्री है? जिस पड़ोसी पाकिस्तान ने हमारे देश में आज़ादी के बाद से आज तक इतना आतंक फैलाया, प्रत्यक्ष रूप से आतंक फैलाया कि लाखों लाख बेगुनाह नागरिक, सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, पुलिस के सिपाही मारे गए। क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान से? जिस जगह पे खड़े होकर आप देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए को कोस सकते हैं, उनके खिलाफ ऊल जलूल बातें कर सकते हैं, पाकिस्तान से आप कुछ नहीं कह सकते? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान जो भी कुछ भारत में करता था वो सब आपकी ही शह पे करता था? शंका तो होगी ना। आप पाकिस्तान के खिलाफ इतने नरम दिखेंगे, एक शब्द नहीं कहेंगे, और देश के प्रचंड बहुमत से चुने हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गैर राजनीतिक पद पे कार्यरत व्यक्ति के खिलाफ ऊल जलूल बयानबाजी करेंगे? शक तो होना जायज है ना राहुल जी? क्या ये आपका बचपना है? ये जो आपने वक्तव्य दिया श्रीनगर में, क्या मैं इसको आपका बचपना मानूं? मैं इसको बचपना मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं। जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, ये बात और है कि वो ख्वाब पूरा नहीं होगा, उस व्यक्ति में इतनी राजनीतिक समझ ना हो जो इस देश के एक विश्वविद्यालय या मां छोटे से महाविद्यालय के छात्र संघ के नेता में होती है। राहुल जी, आपकी ये दिक्कत है, आप कुछ भी ऊल जलूल कह के निकल जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांग लेंगे, फिर उसी ढर्रे पे आ जाएंगे। आपको नहीं दिखता कि श्रीनगर के लाल चौक पे जिस समय आप झंडा फहरा रहे हैं, आज जो वहाँ पे माहौल है, आपकी सरकारों के कार्यकाल के समय वहाँ पे कैसा माहौल था? पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, आईएसआईएस का झंडा लहराया जाता था, पाकिस्तान के समर्थन के, भारत के विरोध के नारे लगते थे। नहीं दिखता आपको ये सब? क्या समझते हैं आप कि आप कुछ भी झूठ बोल देंगे और लोग उसको मान लेंगे?
राहुल जी, कुछ तो शर्म कीजिए। क्या आप भूल गए हैं कि आपके पिताजी, आपकी दादी जी और आपके पिताजी के नाना जी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत राष्ट्र के जिन जिन निर्दोष लोगों का नरसंहार किया गया है, आपके परिवार के इन लोगों के हाथ उनके खून से सने हुए हैं और आप हिंसा का आरोप किसी और पर लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं, गृह मंत्री पर लगा रहे हैं और तो और आप एक गैर राजनीतिक व्यक्ति एनएसए पर लगा रहे हैं। श्रीनगर में खड़े होकर लगा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य राहुल जी कि आप जैसी कुत्सित सोच का व्यक्ति, आप जैसी आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला, उनका एक तरीके से समर्थन करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसके परिवार के पिछले 3 पीढ़ियों के हाथ इस देश के निर्दोष लोगों के खून से सने हैं, उनके जेनोसाइड के वो जिम्मेदार हैं, उनका वारिस आप जैसा व्यक्ति आज देश की संसद में है। किसी भी देश के परिपक्व उस देश में जिसमें लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप नाम गिनते जाइए, उस देश की संसद में आप जैसी मानसिकता का व्यक्ति विपक्ष में हो, ये असंभव है। देश की किसी भी संसद में आप जैसी मानसिकता रखने वाला विपक्ष के खेमे में व्यक्ति नहीं होगा। और मेरा पूरा मानना है, मैं ये मानता हूं कि देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसा व्यक्ति देश की संसद में है। साथियों, अब चलते हैं 30 जनवरी 1948 की शाम, वो शाम जिस दिन मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे के द्वारा करी गई। गांधी जी तो वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए और नाथूराम गोडसे वहां गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद शुरू हुआ कांग्रेस का खूनी खेल। देश के इतिहास में ये एक ऐसा जेनोसाइड था जिसको जनता की नज़र से पूरा अलग कर दिया गया, जो जनता की नज़र के सामने नहीं आ सका। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, सच कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। वो जेनोसाइड जनता के सामने आया, कुछ पत्रकारों के माध्यम से आया, मेरे सामने भी उसका सच आया प्रदीप सिंह जी के एक वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उनके एक वीडियो के माध्यम से। और मैं उनके इस वीडियो में उस जेनोसाइड का सच जान के हतप्रभ था कि कांग्रेस सरकार द्वारा महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जो वर्तमान में महाराष्ट्र है, उसके आसपास के क्षेत्रों में और महाराष्ट्र में गोडसे ब्राह्मण, चित्प्रावन ब्राह्मण, कोंकणस ब्राह्मण और देशस्थ ब्राह्मणों का किस तरीके से नरसंहार किया गया। इन सब ब्राह्मणों को कांग्रेसियों के द्वारा चुनाव आयोग के कार्यालय से मतदाता सूचियां निकाल के, उनके पते ढूंढ के, घर से निकाल के मारा गया। इनके व्यापारिक प्रतिष्ठान जला दिए गए, उनकी दुकानों को आग लगा दी गई। और उस समय की सरकार की कारस्तानी देखिए कि कोई एफआईआर नहीं हुई, पत्रकारों को वहां नहीं पहुंचने दिया गया, कोई पत्रकार वहां पे नहीं गया, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये घटना रिपोर्ट हो जाए न्यूज़पेपर्स में। 30 जनवरी की रात, यानी कि गांधी जी के हत्या के कुछ घंटों बाद पुणे में ये बात सामने आई है। 50 से ऊपर
ब्राह्मणों को मारा गया। मुंबई, उस समय की बंबई के आसपास भी यही घटनाएं हुई। ब्राह्मणों को, यही जो 4 प्रकार के ब्राह्मण जिनके नाम के आगे गोडसे लगा था, या जो चित्पावन ब्राह्मण थे, या कोंकणस ब्राह्मण थे, या देशस्थ ब्राह्मण थे, पता कर करके इनको घर से निकाल निकाल के मारा गया। और संख्या साथियों बताता हूं आपको, 8000 के आसपास, उससे ऊपर ही रही है कुछ संख्या। इन ब्राह्मणों को मारा गया। क्या ये जेनोसाइड नहीं था? पूरे महाराष्ट्र में ये घटनाएं रोज बरोज दोहराई जाती रहीं। कहा तो यह भी जाता है कि 10,000 के आसपास था, फिगर जो है वो 8,000 से 10,000 के बीच में कहीं भी ठहर सकती है। इन ब्राह्मणों को मारा गया। आज़ादी के चंद महीनों के बाद की यह घटना है। किसने करी थी? अहिंसा के पुजारी, गांधीवादी लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। इस जेनोसाइड को बल्कि कहूं अंजाम दिया गया। राजकुमार जी, राजकुमार राहुल गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पिताजी के नाना जी को उस समय इन निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या की पीड़ा महसूस हुई थी? चलिए, उनको नहीं हुई थी, 3 पीढ़ियों बाद। क्या आज आप उन निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या, जेनोसाइड की पीड़ा महसूस करते हैं? ये जेनोसाइड आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। हजारों हजार निर्दोष ब्राह्मणों का क्या कसूर था? गांधी जी की हत्या तो नहीं करी थी उन्होंने, ना ही वो हत्या में शामिल थे। सिर्फ यही कसूर था कि उन बेचारे ब्राह्मणों की वही जाति थी जो नाथूराम गोडसे की जाति थी। जाति देख देख के आपने लोगों को मारा, निर्दोष लोगों को मारा। आपके परिवार के लोगों से मेरा मतलब है कि उनने उस समय ये चुप्पी साधे रखी। जवाहरलाल नेहरू चुप रहे, कल्प्रिट्स पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कौन है जिम्मेदार? आप तो ये कहते हैं आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। यही शायद आपके वक्तव्य थे ना? कसाब, याकूब मेमन, अफजल गुरु, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, नाम लेते जाइए। क्या वक्तव्य आते थे आपकी पार्टी के लोगों के और आपके? कोई मजहब नहीं होता आतंकवाद का, कोई जाति नहीं होती आतंकवाद की। तो फिर क्यों उस जाति के ब्राह्मणों को केवल जाति देख के मारा गया, जिनकी जाति वही थी जो गोडसे की थी? कौन देगा इसका जवाब? कुछ जवाब देंगे आप? या आपके पास कोई जवाब नहीं है? क्योंकि आप एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार में हैं, आप राजकुमारों की तरह पले बढ़े हैं, तो आप कोई भी बात कह के निकल जाएंगे। आपकी कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती है, आप किसी बात का जवाब नहीं देंगे। आपके परिवार के लोगों ने कुछ भी कारगुजारियां करी हों, आप कोई जवाब नहीं देंगे, दूसरों से आप सवाल पूछेंगे। 1948 में जाति पूछ पूछ कर मारने वाले निर्दोष लोगों को बताइए क्या दोष था? देश आपसे जानना चाहता है, किसने खोली थी ये दुकान? ये दुकान नफरत की थी या ये दुकान जो थी मोहब्बत की दुकान थी? बताइए, कौन है इसका जिम्मेदार? चुप्पी तोड़िए और बताइए।
1968 में एक ब्रिटिश पत्रकार आई थी, मॉरिन पैटरसन। उन्होंने इस जेनोसाइड के ऊपर खोजबीन करने की कोशिश करी। राजकुमार राहुल गांधी जी, आपकी सरकार थी उस समय, पार्टी की, आपकी पार्टी की सरकार थी। पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिला, राजनेताओं से, प्रशासन से, कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला। वो कुछ लिखना चाहती थी। कहाँ गए आपके पारदर्शिता के वो वादे? पारदर्शिता का जो आप ढोंग करते हैं, क्या वो सिर्फ, कहाँ गया वो? क्या जनता को जानने का हक नहीं था कि क्यों उन निर्दोष लोगों को मारा गया? उन निर्दोष 8 से 10 हजार ब्राह्मणों का क्या कसूर था, जिनको आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, आपकी पार्टी के पदाधिकारियों की शह पर मारा गया? सिर्फ इसलिए मारा गया कि उनकी जाति वही थी कि जो नाथूराम गोडसे की थी। राजकुमार राहुल गांधी जी, पारदर्शिता जब खुद पर आती है, जब खुद पर लागू करने की बात आती है, तो आप ऐसे ही बगले चुराते नजर आते हैं। ये बताइए कि नफरत की दुकान किसने खोली थी? अमित शाह जी ने खोली थी? नरेंद्र मोदी जी ने खोली थी? या NSA अजीत डोभाल ने खोली थी? जवाब दीजिएगा। 1969 में आते हैं। देश के कुछ साधु संत समाज के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे संसद भवन पे। किसने चलवाई गोलियां? आपकी दादी जी की सरकार थी, वो उसकी मुखिया थी। कुछ मांग कर रहे थे वो। क्या गोली चलवाना जरूरी था? गांधी सरनेम अपने नाम के आगे लगाकर और हिंसा करना विचित्र आप लोगों के परिवार का ये एक रवैया है या ये एक कार्य है। अहिंसा के पुजारी होने का क्या आप लोग ढोंग करते हैं? साधु संतों से क्या परेशानी थी? क्या वो हथियार लेके आए थे? क्या वो संसद पे हमला कर रहे थे? क्या वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला कर रहे थे? देश के किसी मंत्री पर हमला कर रहे थे? कितने साधु मारे गए? कौन जिम्मेदार है उसका? क्या कहेंगे आप इसको? नफरत की दुकान? मोहब्बत की दुकान? इस हिंसा की पीड़ा क्या आपकी दादी जी को उस समय हुई थी? और चलिए, क्या आज आपको इस हिंसा की पीड़ा है? नहीं होगी आपको। 1984 84 को रिवर्स कीजिए, 1948 बनता है। वही अंदाज, वही मॉडस ऑपरेंडी। आपकी दादी जी की हत्या हुई और जिस समुदाय के व्यक्ति के द्वारा हत्या करी गई, उस सिख समुदाय के लोगों को आपकी सरकार के शह पर चुन चुन कर मारा गया। दिल्ली की सड़कों पर 3,500 सिखों का कत्लेआम किया गया। सिख भाइयों के गले में टायर डाले गए, उनमें आग लगाई गई। जरा सोच के देखिए राजकुमार राहुल गांधी जी, वो मंजर, वो पीड़ा आपको नजर नहीं आई? वो हिंसा नहीं थी? उस हिंसा से आपको दर्द नहीं महसूस हुआ? वो हिंसा किसने फैलाई थी? याद कीजिए अपने पिताजी का वो बयान वोट क्लब पे दिया गया।
जिसमें वो कह रहे हैं कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये बयान क्या दर्शाता है? ये बयान मेरी नज़र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, कांग्रेसी नेताओं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को एक खुला संकेत था कि जितना मार सकते हो, जितनी बेदर्दी से सिख भाइयों को कत्लेआम कर सकते हो वो करो। ये सिखों का जेनोसाइड, इसकी पीड़ा क्या आपके पिताजी ने कभी महसूस की थी? क्योंकि जिस अंदाज में वो कह रहे थे तो उस अंदाज से तो यही लगता था कि जो भी कुछ सिख भाइयों को मारा जा रहा है, उनके संग जो भी हो रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, जो भी उनके संग अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, वो सब जस्टिफाइड हैं। परंतु आप अब जब देश में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं तो क्या आपको ये पीड़ा महसूस हो रही है? उस समय भी जो हिंसा हुई थी दिल्ली की सड़कों पर और देश भर में, क्या नरेंद्र मोदी जी ने कराई थी? क्या गृह मंत्री अमित शाह जी ने कराई थी? या उस समय भी एनएसए अजीत डोभाल जी ने कराई थी? आप ही की पार्टी के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं डीपी मिश्रा जी। उन्होंने एक जगह ये लिखा है कि जितनी भी ये हिंसाएं हुई हैं, ये जेनोसाइड्स हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं और उन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा कार्यकर्ताओं को सब चीज़ें, हर सुख सुविधाएं इन हत्याओं को करने के लिए मुहैया कराई गई। और उनकी ये बात सिद्ध भी हो जाती है जब हम देखते हैं कि 1984 के सिखों भाइयों के नरसंहार में आपकी पार्टी के कुछ नेता, जिसमें से कि एक आज भी जीवित हैं, जगदीश टाइटलर जी, उनका भी नाम आया है कोर्ट में। कुछ 1984 की सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके भी नाम आए हैं। तो आप ही की पार्टी का मुख्यमंत्री ये कह रहा है और वो बात वेरीफाई भी हो रही है। आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री, मेरा पूरा मानना है कि भाजपा का, विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का, बजरंग दल का समर्थक तो नहीं होगा। तो ये जो दुकान थी, ये जो दुकान 1984 में खुली थी, कैसी दुकान थी? नफरत की या मोहब्बत की? और किसने खोली थी? जरा ये देश को बता दीजिएगा। और इसकी पीड़ा कब हुई आपके दिल में? हुई कि नहीं हुई, ये भी जरा बता दीजिएगा। मेरा मानना है कि देश का हर व्यक्ति आपके श्रीमुख से ये सुनना जरूर चाहेगा कि इसकी पीड़ा आपको हुई या नहीं हुई। 1990 में कश्मीर में हिंदू भाइयों को, जरा परिकल्पना कीजिए, जनवरी में कश्मीर की रात कितनी सर्द भरी रात होती होगी। उनको घर से निकाल के सड़कों पे मारा गया, कत्लेआम किया गया। टीकालाल टपरू को घर से निकाल के मारा गया और उनकी डेड बॉडी के चारों ओर लोगों ने घूम घूम के जश्न मनाया। हिंदू भाइयों के बच्चों को उछाल उछाल के मारा गया। उनके घर की मां, बहनों, पत्नियों की इज्जत सरेआम लूटी गई। सड़कों पर खुलेआम उनकी इज्जत लूटी गई। इस हिंसा का दर्द आपको हुआ राहुल जी, राजकुमार राहुल जी, या नहीं हुआ? क्या आपने इस हिंसा के दर्द को महसूस किया है? जरा बताइएगा। आपने जिस तरीके से श्रीनगर के स्टेडियम में खड़े होके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एनएसए पर ऊल जलूल बेहुदा टिप्पणी कर दी और आप चले गए वहां से,
एक शब्द आपने पाकिस्तान के खिलाफ अगर कहा होता तो शायद किसी देशवासी को इतनी पीड़ा नहीं होती, परंतु आप तो उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के वरिष्ठ लोग, जो प्रदेश के 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हाफिज सईद जी, ओसामा जी, ओसामा साहब, इन आतंकवादियों को, दुर्दांत आतंकवादियों को इतने सम्मान सूचक शब्दों से पुकारते हैं। क्या ये आपकी शह के बिना संभव है राजकुमार राहुल गांधी जी? मैं जानना चाहता हूं, क्या जब इन दुर्दांत आतंकवादियों को इतने सम्मान सूचक शब्दों से आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पुकारते हैं तो क्या आपको पीड़ा होती है या नहीं होती है? जरा ये और बताइएगा देश को। राजकुमार राहुल गांधी जी 2014 तक जितने भी देश में दंगे हुए आज़ादी के बाद से, उन सब दंगों का तो इसमें जिक्र ही नहीं किया, तो मोटी मोटी कुछ मैंने घटनाएं बताई हैं। भाजपा की एक नेता मीनाक्षी लेखी द्वारा लोकसभा में एक पटल, सदन के पटल पे एक बात रखी गई थी कि आपकी पार्टी के शासनकाल में आज़ादी के बाद से, शायद उनका ये कहना था, 871 दंगे हुए हैं। कितने लोग मारे गए होंगे उसमें? जरा बताइएगा, खोज के बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि उन दंगों में मारे गए जो लोग थे, जो आपकी पार्टी के शासनकाल में हुए हैं, उन दंगे में मारे गए लोगों के प्रति, या जो वो दंगे में मारे गए, उसकी पीड़ा क्या कभी आपके दिल में उत्पन्न हुई या नहीं हुई? या आपके दिल में कोई एक खास चैम्बर बना हुआ है कि जहां पे कि आपकी दादी, आपके पिताजी, आपके परिवार से संबंधित अगर कोई घटना होती है पीड़ादायक, तो आपको उस चैम्बर में से जो है वो कुछ दर्द महसूस होता है, और 8 से 10 हज़ार ब्राह्मणों की हत्या हो जाए, सिख भाइयों की हत्या हो जाए, हिंदुओं का नरसंहार हो जाए, या किसी भी समुदाय के प्रति कुछ हिंसा की घटना देश में हो जाए, तो आपके दिल में वो चैम्बर साइलेंट मोड में चला जाता है, उसमें पीड़ा गायब हो जाती है। ये देश जानना चाहता है। 2014 से पहले का वो समय याद कीजिए, जब देश में हम कहीं भी बाहर निकलते थे, बसों में, रेलवेज में, प्लेटफॉर्म्स पे, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, बैंक्स में, मंदिरों में, मस्जिद में, डाकघरों में, कचहरी में, कहां कहां बम विस्फोट नहीं हुए? कितने निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है इन विस्फोटों में। इनके प्रति कभी पीड़ा महसूस हुई आपको? जरा बताइएगा, या नहीं हुई ये भी बताइएगा। और ये हिंसा की दुकानें या न प्यार मोहब्बत की दुकानें, जैसा आप कहें, किसने खोली थी? देश जानना चाहता है। 2014 के बाद से आज देश का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। हम कहीं भी जाते हैं, हमें ये डर नहीं होता कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हम रास्ते में होंगे, किसी भी स्थान पे एक बम विस्फोट होगा और हमारी उसमें मौत हो जाएगी, जैसा कि पहले होता था। बसों में, रेलगाड़ी में जगह जगह लिखा होता था, लावारिस वस्तु को ना छुएं, हाथ ना लगाएं, ये बम हो सकता है, ऐसी संदिग्ध वस्तु मिलने पर फला फला नंबर पे संपर्क करें। आज ये नहीं दिखाई पड़ता। आतंकवाद का लगभग खात्मा हो चुका है। चंद जगहों पे आतंकवाद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
आज भी देश में आतंकवादियों के बहुत से स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो स्लीपर सेल्स या उन स्लीपर सेल्स को आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का और कहीं कहीं पे आपका और आपके कार्यकर्ताओं का समर्थन कहीं ना कहीं मिलता रहता है, और ये सब आपकी शह पे ही होता है, ऐसा मेरा मानना है। राहुल गांधी जी, आप राजकुमार हैं, आप एक संपन्न परिवार में आपने जन्म लिया। यू हैव बॉर्न इन ए वेरी रिच फैमिली जिसने देश पे इतने साल शासन किया। आपको नहीं मालूम देश की जनता की पीड़ा क्या है। आपको केवल वही पीड़ा नजर आती है जो आपके परिवार के लोगों को होती है। जब तक आप देश के लोगों की पीड़ा को नहीं समझेंगे, आप इसी प्रकार की ऊल जलूल बातें हर जगह करते रहेंगे। आप नहीं देखेंगे कि उन बातों का राष्ट्र पर, देश की जनता पर क्या असर हो सकता है। एक घटना का मैं और जिक्र करना चाहूंगा, मेरठ और मलियामा की। यहां पर भी जब ये घटना हुई तो आप ही की सरकारें सत्ता में थी। एक समुदाय के कई लोगों को काटकर नहर में फेंक दिया गया। ये पीड़ा क्या आपको हुई? क्या इस हिंसा का दर्द आपने महसूस किया? अगर किया हो तो जरा बताइएगा जरूर। और कम से कम मेरा आपसे ये अनुरोध जरूर है कि आप दुनिया भर पे इल्ज़ाम लगाएं, देश के प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे, उसमें आप एनएसए को भी लपेट लें, जिस पे लपेटना हो आपको लपेटें, क्योंकि ये तो आपका एक शौक है। अगर कोई इस पे मानहानि का दावा करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग लेंगे, लेकिन कम से कम जो देश में आतंकवाद को फैलाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, ऐसे राष्ट्र, ऐसे संस्थाओं, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ ज़रा अपने श्रीमुख से कुछ बोल दिया कीजिए, तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। राजकुमार राहुल जी, मैं आपके सामने कुछ कहना और चाहता हूं कि जब आप किसी पर उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ जाती हैं। तो भविष्य में कभी भी किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले ये सोच लें, अपने गिरेबान में झांक के देख लें कि कहीं जिस पे मैं उंगली उठा रहा हूं, जिस मुद्दे पर, जिस बात के लिए उसको दोषी ठहरा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी उसमें उसी दोष में या आखंड डूबा हुआ हूं। राजकुमार राहुल गांधी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा उठाई गई इन बातों पर आप शायद कुछ ध्यान दें, हो सकता है ना भी दें, ये इच्छा आपकी है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आपने ये जो गलती करी है, इसका खामियाजा देश की जनता आपको अवश्य देगी, और वो समय अब ज्यादा दूर नहीं रह गया है। आपने भारत जोड़ो यात्रा करी,
जिन जिन लोगों को आपने उसमें शामिल किया, जो जो आपके द्वारा वक्तव्य दिए गए, जिसकी परिणति श्रीनगर में आपके द्वारा दिए गए के वक्तव्य से हुई, ये सब जनता के जहन में बातें घर करी हुई हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस देश की जनता आपकी एक एक इन बातों का अपने वोट के माध्यम से एक करारा जवाब आपको ज़रूर देगी। और वही चोट शायद मेरा मानना है आपको सही रास्ते पर, सही समझ की ओर ले जा पाए। धन्यवाद साथियों, मैंने ये तथ्यपरक विश्लेषण आपके सामने रखा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में एक तथ्यपरक विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और मैं अपने इन वीडियोस के माध्यम से ऐसे ही कुछ मुद्दों पर आपके समक्ष एक तथ्यपरक विश्लेषण रखता रहूँगा। और आपके कमेंट सुझावों की मुझे सख्त ज़रूरत है। आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी राय इन वीडियोस को और अच्छा बनाने की के संबंध में जो भी राय हो, बेझिझक आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।